हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2018 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में, जो कि संडे को हुआ था 6 मई 2018 को। यहाँ हम पेपर का कोड पीपी डिस्कस करने वाले हैं और ये नीट यूजी 2018 के केमिस्ट्री पेपर का पार्ट 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन सभी 15 क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल, साथ ही साथ वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपके काफी सारे कंसेप्ट्स इस वीडियो के हम सॉल्यूशंस के साथ क्लियर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। For the redox reaction, MnO4 minus plus C2O4 minus 2 plus H plus gives Mn plus 2 plus CO2 plus H2O. The correct coefficients of the reactants for the balanced equation are. आपको यहाँ पे कह रहा है कि एक रेडॉक्स रिएक्शन आपके सामने दे रखी है। आपको बताना है कि बैलेंस्ड इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनका करेक्ट कोफिशिएंट्स क्या होगा। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस, फिर इसका आंसर और फिर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। जैसा कि आप देख सकते हैं, MnO4 माइनस, C2O4 माइनस 2 और H प्लस, तीन हमारे पास रिएक्टेंट है और इन तीनों के ही कोफिशिएंट्स आपको अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 16 5 2, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 2 5 16, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 2 16 5 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 5 16 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी कि जो MnO4 माइनस है इसका करेक्ट कोफिशिएंट है 2, C2O4 माइनस 2 है इसका करेक्ट कोफिशिएंट है 5 और H प्लस है इसका करेक्ट कोफिशिएंट है 16। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा कि जो MnO4 माइनस है, जो स्पीसीज है MnO4 माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। MnO4 माइनस में जो मैग्नीज है Mn, उस पे +7 चार्ज प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और ये कन्वर्ट हो रहा है +2 में। तो जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस के दौरान 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो गई हमारे पास, MnO4 minus converting into Mn+2 with a gain of 5 electrons. Okay, इसी तरह से जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, C2O4-2 कन्वर्ट हो रहा है 2CO2 में। इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि जो C2O4-2 है, यहाँ पे कार्बन पे +3 चार्ज है और ये कन्वर्ट हो रहा है +4 में। ओके, तो 2 एटम्स ऑफ कार्बन +3 से +4 में जा रहे हैं। इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। अब हम अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो गेन्ड होते हैं और जो लॉस्ट होते हैं हाफ रिएक्शंस में, वो सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि दोनों हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो सेम हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए ऐसा किया गया। तो हम क्या कह देंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2 बाय फैक्टर ऑफ 5 फॉर बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा करने से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गई 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 माइनस 2 गिव्स 2Mn+2 प्लस 10CO2। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है और साथ ही साथ H प्लस आयन ऐड करना है। तो चार्ज बैलेंस करने के साथ साथ H प्लस आयन को ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन क्या आ जाएगी। तो देखिए ध्यान से, फॉर बैलेंसिंग चार्ज H प्लस आयन इज एडेड आफ्टर विच वी गेट 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 माइनस 2 प्लस 16H प्लस, ये आपको देगा 2Mn+2 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। और ऐसा आपको जो करेक्ट कोफिशिएंट दे रखा है 2, 5 और 16, ये दे रखा है ऑप्शन 2 में, हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। क्वेश्चन नंबर 77 जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि ली शैटेलियर कांसेप्ट पे, ली शैटेलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्या कह रहा है जरा देखिए, which one of the following conditions will favor maximum formation of product in the reaction। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जिससे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को वो फेवर करता है। आप पहले रिएक्शन को ध्यान से देखिए, A2 गैस प्लस B2 गैस गिव्स X2 गैस।
ठीक है। और यहाँ पे जो एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो दे रखा है डेल्टा एच आर, वो है -x किलो जूल। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -x किलो जूल दे रखा है, जिससे समझ में आ गया कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की है। और A2 प्लस B2 गिव्स X2, यहाँ से समझ में आ गया कि डेल्टा Ng नेगेटिव है। ठीक है, अब आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसको अच्छे से देखिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सेकंड कह रहा है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो इस तरह से चार ऑप्शन हमने देख लिए। अब हम क्या करते हैं, इसके आंसर की और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि आंसर आया कैसे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, इसका मतलब सही आंसर हो गया लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब कैसे आया, देखिए सबसे पहली बात हम क्या कहना चाह रहे हैं, द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, डेल्टा एच इज नेगेटिव। ठीक है, एंड shows decrease in the number of moles, delta Ng is negative, or the number of moles of reactant in gaseous phase is more than number of moles of product in gaseous phase। जो दे रखी है आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक नेचर की है, क्योंकि उसमें हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि उसका डेल्टा एच नेगेटिव है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव है, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज से ज्यादा है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब कंसेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि जिन इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा Ng नेगेटिव होता है, उनमें जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां प्रेशर डिक्रीज होता है, या नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं, और वो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। राइट, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, फॉर इक्विलिब्रियम विद डेल्टा Ng नेगेटिव ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन where pressure decreases or the number of moles decreases, that is forward direction। right, जिस इक्विलिब्रियम का डेल्टा Ng नेगेटिव है, उसमें प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां प्रेशर डिक्रीज होता है या नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं, जो कि होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट टेम्परेचर का, क्योंकि आपको दे रखी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, तो उसमें आप जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही गई है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों को मिला के कंबाइनली बात करें तो फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। सो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए और हाई प्रेशर डेल्टा Ng को ध्यान में रखते हुए हम बोल देंगे, सो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर फेवर्स मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 78, स्टेट्स ऑफ मैटर गैसीय स्टेट से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, द करेक्शन फैक्टर ए टू द आइडियल गैस इक्वेशन करेस्पॉन्ड्स टू। जो करेक्शन फैक्टर ए होता है आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर, वो किसको रिलेट करता है, वो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, सेकंड इज वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, और फोर्थ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को बताता है वो ए, सेकंड ऑप्शन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को बता रहा है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है उसको बता रहा है, या जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है उसको बता रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, जो करेक्शन फैक्टर ए है वो बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है। अब जरा ध्यान से देखिए, पहली बात तो ये कि जो ये ए है करेक्शन फैक्टर, ये आता है आपके सामने रियल गैस इक्वेशन में, जहां हम लिखते हैं रियल गैस इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। और इसमें जो करेक्शन फैक्टर ए है, जिसको वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए भी कहा जाता है, ये सिग्निफाइज करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, या हम ये भी कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स को। और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन फोर्थ में, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यही बात यहाँ पे समझाई गई है, ध्यान से देखिए एक बार फिर से। इन द रियल गैस इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, इस इक्वेशन में जो करेक्शन फैक्टर है, द करेक्शन फैक्टर एंड द वैन डर वाल्स कांस्टेंट A signifies intermolecular forces of attraction or the force of attraction between the gas molecules, hence option 4 is the correct answer। option 4 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। नेक्स्ट अब बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की,
क्वेश्चन नंबर 79 केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी। जो अगर हम किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड की बात करें उस पे क्या अफेक्ट होगा अगर हम रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को जब डबल करते हैं। तो पहली बात तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ को रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से रिलेट कर रहा है। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दिया गया तो आपको बताना है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगी। आपके ऑप्शन है इज हाफ्ड, इज डबल्ड, इज ट्रिपल्ड और रिमेन्स अनचेंज। जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वो क्या हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी या अनअफेक्टेड रहेगी, अनचेंज रहेगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। यानी जब आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करते हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड डबल हो जाता है। कैसे आया है तो आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। सबसे पहले हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की होती क्या है। तो जब हम एक्सप्लेनेशन में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए हमने रिलेशन बताया है कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। ए नॉट अपॉन 2k जहां ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, ए नॉट की पावर 1, राइट। तो हम क्या कह देंगे, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो डिपेंड, जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर 1 की। तो अगर आप ए नॉट को डबल करोगे तो ऑब्वियसली टी हाफ भी डबल हो जाएगा। हेंस ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल आल्सो बी डबल। जब आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करोगे तो जो टी हाफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो भी डबल हो जाएगा। और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन 2 में। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 79 के लिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ x2y2 एंड xy आर इन द रेशियो 1:0.5:1। delta H for the formation of XY is minus 200 kilojoule per mole. The bond dissociation energy of X2 will be। आपके ऑप्शंस हैं 200 किलोजूल पर मोल, 100 किलोजूल पर मोल, 800 किलोजूल पर मोल एंड 400 किलोजूल पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, दैट इज 800 किलोजूल पर मोल। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। आपके सामने 3 स्पीसीज हैं X2, Y2 और XY। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का रेशियो आपको दे रखा है जो कि है 1:0.5:1। ठीक है, जो XY का फॉर्मेशन हो रहा है उस XY के फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दे दी है वो है -200 किलोजूल पर मोल। तो आपको बताना है जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी X2 मॉलिक्यूल की क्या होगी। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की तो आपको इन तीनों स्पीसीज के लिए पहले मान लिया कि इनके जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज है वो x है और उस x से फिर हम रेशियो के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज बताते हैं और फिर हम x को डिटरमाइन कर लेंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान से देखिए। लेट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ x2 y2 एंड xy मॉलिक्यूल्स आर x किलोजूल पर मोल, x/2 किलोजूल पर मोल एंड x किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। जो x2 है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपने मान ली x, y2 है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपने मान ली x/2 और जो xy है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपने मान ली x। ठीक है, तो x2 के लिए हो गया x, y2 के लिए हो गया x/2 और xy के लिए हो गया x। ठीक है, ये इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी x के टर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दी एज पर द रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है। अब हम पहले इक्वेशन की बात करते हैं कि xy के फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी और उस इक्वेशन से फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज ऑफ x2 y2 एंड xy। देखिए ध्यान से। The desired chemical reaction for the formation of XY is। XY के फॉर्मेशन के लिए जो डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, हाफ X2 गैस प्लस हाफ Y2 गैस गिव्स XY गैसियस। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XY आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है -200 किलोजूल पर मोल। ठीक है, हमें क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं, जो इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ XY, उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या इन सिंपल लैंग्वेज बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं जब आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स में लिखेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन
which is also equal to enthalpy of formation of XY. It is equal to summation of bond enthalpy of reactant minus summation bond enthalpy of product. ठीक है, enthalpy of formation of XY क्वेश्चन में दे रखा है -200. बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है, X2 और Y2. अब इनका कोफिशिएंट देख सकते हैं, हाफ हाफ है, तो X2 की बॉन्ड एंथैल्पी है X और कोफिशिएंट आ गया हाफ, प्लस Y2 की बॉन्ड एंथैल्पी है 0.5x, कोफिशिएंट आ गया हाफ, और XY की बॉन्ड एंथैल्पी है X, कोफिशिएंट आ गया 1. माइनस साइन एज इट इज है, ऐड कर देंगे इनको, तो -200 क्या आ जाएगा, x/2 प्लस x/4 ब्रैकेट में माइनस x. ठीक है, अब हम एलसीएम लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, -200 क्या हो जाएगा, एलसीएम हमने ले लिया 4, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x माइनस 4x. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो -200 क्या आ गया, 2x प्लस x माइनस 4x अपॉन 4. इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, -200 इज इक्वल टू माइनस x/4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू आ गया 200 into 4, which is x is equal to 800 किलोजूल पर मोल. Hence the bond dissociation energy of X2 आपने माना था x, जो कि आ गया आपके पास 800 किलोजूल पर मोल, और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन 3 में. Hence ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की. क्वेश्चन नंबर 81 बेंजीन प्लस फिनॉल चैप्टर से एक मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एक मॉडरेट क्वेश्चन है. क्या कह रहा है जरा देखिए, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स P Q R इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन. आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखी है, जिसमें आपको मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन का P Q और R क्या होंगे उसको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, रिएक्शन आपके सामने दे रखी है, बेंजीन प्लस प्रोपिल क्लोराइड, एन क्लोरोप्रोपेन आप कह सकते हैं, या एन प्रोपिल क्लोराइड. इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो एनहाइड्रस AlCl3 से. सबसे पहले आपके पास फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट P का, मेजर प्रोडक्ट P का, और फिर आपको कहा गया कि इसकी रिएक्शन आप कराओ सबसे पहले O2 के साथ, फिर सेकंड स्टेप में H3O प्लस के साथ हीट करो, तो प्रोडक्ट बनेगा Q और R. ओके, ये जो P, Q और R प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये क्या होंगे, ये आपको वहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में दिखाया जा रहा है. ऑप्शन P, Q, R आपको सीक्वेंस में दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4 में. इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, यानी कि जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन में जो P दे रखा है, दैट इज आइसोप्रोपिल बेंजीन क्यूमीन, Q है फिनॉल और R है एसीटोन, ये इसका सही आंसर है. अभी कैसे आया, तो इसकी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को समझते हैं, जिससे सारी कहानी समझ में आएगी. देखिए, जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, सबसे पहले रिएक्शन की बात करें, देखिए ध्यान से, द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज एज फॉलोज. सबसे पहले आपने लिया है एन प्रोपिल क्लोराइड और इसकी रिएक्शन करा रहे हो AlCl3 के साथ. AlCl3 एक लुईस एसिड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, एल्यूमिनियम आराम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ से जब ये CCl बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्लोराइड आयन रिलीज होगा यहाँ से, और इस क्लोराइड आयन को AlCl3 के साथ जोड़ने पर ये बन जाएगा AlCl4-, और यहाँ से आपके पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, जो कि सबसे पहले बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन. तो CCl बॉन्ड का हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुआ, CH2 पे प्लस चार्ज आएगा, Cl पे माइनस चार्ज आएगा, और वो जाके लुईस एसिड AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा. तो यहाँ से आपके पास फॉर्मेशन हुआ CH3 CH2 CH2 प्लस, जो कि है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, हम सबको मालूम है, जो कि लेस स्टेबल होता है, और इसके साथ हमारे पास बना AlCl4-. अब जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना है, जो कि लेस स्टेबल है, इसमें 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट के द्वारा रीअरेंजमेंट होगा, और यहाँ से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जो कि कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1 डिग्री के कंपैरिजन में यहाँ 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल क्यों है, इसका रीजन क्या है, राइट. तो 1 डिग्री लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट शो किया, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट हुआ, जिससे कि आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया. अब ये जो कार्बोकेटाइन है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, और ये जाके बेंजीन मॉलिक्यूल पे जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा, आपके पास सबसे पहला प्रोडक्ट क्यूमीन बन जाएगा, जिसको आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पे आपको ऑब्टेन हुआ, वो है प्रोडक्ट P, जिसका नाम है क्यूमीन और आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसकी स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखी है. अब आगे देखिए, अब आते हैं सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन की, जहां पे हमने जो प्रोडक्ट P बना है क्यूमीन, इसकी रिएक्शन कराई है O2 से. तो हम अच्छे से जानते हैं, जब आप क्यूमीन को O2 के साथ हीट करते हैं, तो यहाँ बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और O2 मॉलिक्यूल जो है, वो इस C और H बॉन्ड जो होगा यहाँ पे, उसके बीच में आके अटैच हो जाएगा, और यहाँ से वो बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड. क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को जब आप H3O प्लस के साथ जब हीट करते हो, तो वहां से आपके पास बनता है फिनॉल और एसीटोन.
तो एक प्रोडक्ट Q जो है वो आपका हो गया फिनॉल और प्रोडक्ट R जो हो गया वो हो गया एसीटोन। ये सारे ऑप्शंस आपको, ये सारे जो करेक्ट प्रोडक्ट P, Q और R दे रखे हैं ये आपको दे रखे हैं ऑप्शन 4 में। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 एक मिक्स क्वेश्चन है जो कि बायोमोलिक्यूल से और एमीन से मिला के पूछा गया है। हालांकि इसमें कंसेप्ट बायोमोलिक्यूल का ही है, ज्विटर आयन का, लेकिन आपको कंसेप्ट के साथ ऑप्शंस भी क्लियर होने चाहिए क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 82 एक इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आप दिमाग लगाएं तो आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म अ ज्विटर आयन। कौन सा कंपाउंड ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। आपके ऑप्शन है एनिलीन, एसिड एनालाइड, बेंजोइक एसिड एंड ग्लाइसिन। इसका जो सही आंसर है वो है 4। पहले देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कौन कर सकता है। तो ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कौन कर सकता है, पहले इससे पहले तो आपको ये पता हो ज्विटर आयन होता क्या है और ज्विटर आयन कब बनता है। और ज्विटर आयन जब कब बनता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंपाउंड ज्विटर आयन बना सकता है और कौन सा नहीं बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4th ग्लाइसिन। कैसे आया तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। देखिए ध्यान से, इन एक्वा सॉल्यूशन अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयन नोन एज ज्विटर आयन। जब हम एक्वा सॉल्यूशन में बात करते हैं तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपको डाइपोलर आयन के फॉर्म में, डाइपोलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में नजर आते हैं, जिसको ज्विटर आयन कहा जाता है। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई। फिर ज्विटर आयन क्या है, एक तरह से डाइपोलर आयन है, डाइपोलर स्ट्रक्चर है, जो कि जनरली अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपको एक्वा सॉल्यूशन में डाइपोलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलते हैं, जिसे ज्विटर आयन कहा जाता है। अब द कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल दैट कैन फॉर्म अ ज्विटर आयन इज ग्लाइसिन व्हिच इज एन अमीनो एसिड। जो आपको सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर सकता है वो है एक अमीनो एसिड, और यहाँ पे जो अमीनो एसिड गिवन है वो कौन है, ग्लाइसिन, राइट। द मॉलिक्यूल और द कंपाउंड दैट कैन फॉर्म अ ज्विटर आयन इज ग्लाइसिन व्हिच इज एन अमीनो एसिड। ठीक है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2CH2COOH। आप देख सकते हैं इसमें COH ग्रुप भी है और NH2 ग्रुप भी है। NH2 बेस का वर्क करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड का रोल करेगा और यहाँ पे H प्लस रिलीज कर देगा। H प्लस रिलीज होते ही यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और NH2 पे जो लोन पेयर है वो H प्लस को देने के बाद N पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो जैसे ही यहाँ पे ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड है उसने प्रोटॉन रिलीज किया, प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ यहाँ से, तो ये बन गया COO माइनस CH2NH3 प्लस। और आप देख सकते हैं प्लस माइनस दोनों आयन यहाँ पे प्रेजेंट है, डाइपोलर स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म हो रही है जिसको ज्विटर आयन कहते हैं। और ये किसने बनाया, ग्लाइसिन ने, और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन 4 में, हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 की, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2En2 होल ट्वाइस इज। आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है COCl2En2 होल ट्वाइस। ठीक है, इसका आपको बताना है कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा शो किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे इसके आंसर की और इसके एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी ये जो दिया गया कॉम्प्लेक्स है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे करेगा, तो आइए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। COCl2En2 whole 2 complex has an octahedral geometry and the coordination number of CO in this complex is 6। जो आपके सामने दिया गया कॉम्प्लेक्स है इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और यहाँ पे जो कोबाल्ट है सेंट्रल एटम, उसका कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। ठीक है, अब ये जो दिया गया कॉम्प्लेक्स है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, और इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ट्रांसफॉर्म जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यही बात यहाँ पे कही गई है। COCl2En2 complex shows geometrical isomerism and has 2 geometrical isomers, cis form which is optically active and transform which is optically inactive। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं cis form जहाँ ClCl साथ साथ में है और ट्रांसफॉर्म जहाँ ClCl आमने सामने। जब आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड 2 होते हैं और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, उस समय आप सिस और ट्रांस को कैसे पहचानते हैं। सिस फॉर्म वो होगी जहां पे 2 मोनोडेंटेड लिगेंड साथ साथ होंगे, और ट्रांस फॉर्म वो होगी जहां दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड आमने सामने होंगे।
एक हो गया सिस आइसोमर जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, इसकी मिरर इमेज इस आइसोमर पर सुपर इम्पोज नहीं होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। जबकि जो ट्रांस आइसोमर है, यहाँ पे दोनों सीएल आमने सामने हैं और यहाँ पर जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो सुपर इम्पोजेबल रहेगी, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, राइट। हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 डी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, which of the following ions exhibit dd transition and paramagnetism as well। आपके सामने कुछ आयंस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा आयन dd ट्रांजिशन और पैरामैग्नेटिज्म दोनों शो करता है। आपके ऑप्शंस हैं CrO4-2, Cr2O7-2, MnO4- एंड MnO4-2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4, जो कि है MnO4-2। देखिए स्टूडेंट, सिंपल सा कंसेप्ट है, डीडी ट्रांजिशन होने के लिए और पैरामैग्नेटिज्म शो करने के लिए एक ही कंडीशन दोनों में कॉमन है, वो है अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन आराम से डीडी ट्रांजिशन शो कर सकता है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो आराम से सब्सटेंस पैरामैग्नेटिज्म शो कर सकता है। तो कोई भी आयन या कोई भी स्पीसीज के द्वारा डीडी ट्रांजिशन होने के लिए और साथ ही साथ पैरामैग्नेटिज्म होने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ही जरूरी है, राइट। देखिए सबसे पहला है CrO4-2। इसके अंदर हम अगर सेंट्रल एटम क्रोमियम की बात करें तो उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। +6 का मतलब है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, और जब आपने +6 कहा है तो ये आर्गन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा जहां सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये जो स्पीसीज है CrO4-2 ये डायमैग्नेटिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 0 है। ठीक है, सेकेंड स्पीसीज है हमारे पास Cr2O7-2। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पर भी क्रोमियम आर्गन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है जिसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। इसके पास भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो अनपेड इलेक्ट्रॉन n=0 हो जाएगा। तीसरा स्पीसीज हमारे सामने है MnO4-, जहाँ Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। यहाँ पे भी Mn जो +7 है वो आर्गन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 0 है। अब आगे देखिए, अब जो लास्ट फोर्थ ऑप्शन है MnO4-2, यहाँ Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Mn+6 जब बोला है तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई आर्गन 3d1, और 3d1 का मतलब क्या है, जो 3d के 5 ऑर्बिटल्स हैं उसमें एक d ऑर्बिटल जो होगा उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 1, अनपेड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू आ गई 1, जिस वजह से क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक, राइट। और क्योंकि MnO4-2 के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए dd ट्रांजिशन भी यहाँ पे पॉसिबल है। Since MnO4-2 has unpaired electron, so dd transition is also possible. Hence the correct answer is option 4। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। आगे जो क्वेश्चन नंबर 85 है वो आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया है, और हम इसे डी ब्लॉक का भी कह सकते हैं मिक्स, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी मेटल कार्बोनिल्स की बात करते हैं, और साथ ही साथ अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो भी हम इसका जिक्र करते हैं, राइट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इसे इजीली समझाया जा सकता है और डी ब्लॉक एलिमेंट से भी, और एक तरह से ये फेमस एग्जांपल है, तो हम यही कहेंगे कि ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 85, द ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4 आर। NiCO4 निकल कार्बोनिल, जो निकल टेट्रा कार्बोनिल है, इसका ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, आप आराम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो पढ़ते हैं VBT CFT वहां से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए पहले तो इसके ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड डायमैग्नेटिक। सेकंड ऑप्शन है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायमैग्नेटिक। थर्ड ऑप्शन है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड पैरामैग्नेटिक। और फोर्थ ऑप्शन है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड पैरामैग्नेटिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी जो दिया गया कॉम्प्लेक्स है निकल टेट्राकार्बोनिल NiCO4-, NiCO4 वो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और डायमैग्नेटिक। अभी कैसे आया तो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, देखिएगा ध्यान से। आप सभी जानते हैं निकल टेट्रा कार्बोनिल में जो भी मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उसमें मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, न्यूट्रल कंडीशन रहेगी। तो न्यूट्रल एटम निकल जो है एटॉमिक नंबर 28 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d8 4s2। अब आप अच्छे से जानते हैं कि CO क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, राइट। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है एक तरह से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या होगा, 4s के इलेक्ट्रॉन भी अंदर 3d की तरफ आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन थी 3d8 4s2 4p0, since CO is a strong field ligand, so pairing of electrons will occur and the electronic configuration of nickel would be
3d10 हो जाएगा, 4s0 4p0 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं CO इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा तो उसको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ पे 4s का एक वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है और 4p के 3 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। इस तरह से टोटल 4 ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, 1s और 3p, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। और आप देख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, तो स्पीसीज का नेचर कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। यही बात आगे समझाई गई है, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 3d10 हो गया, CO लिगेंड जो आया उसने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड किया और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन हुआ। Hence the hybridization on nickel atom will be sp3 and thus the complex will have tetrahedral geometry and diamagnetic nature. और tetrahedral geometry और diamagnetic nature दोनों बातें समझा रखी हैं ऑप्शन 2 में, hence option 2 is the correct answer. ठीक है, अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। आयरन कार्बोनिल FeCO5 इज, आपको बताना है जो मेटल कार्बोनिल है FeCO5 आयरन पेंटाकार्बोनिल, ये कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, टेट्रान्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर, ट्राइन्यूक्लियर एंड डाइन्यूक्लियर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 विच इज मोनोन्यूक्लियर। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला तरीका यह है कि आप नंबर ऑफ मेटल एटम प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स को देखिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे Fe का 1 एटम ही प्रेजेंट है, तो ये मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आएगा। दूसरा, आप अफेक्टिव एटॉमिक नंबर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास अफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 की रेंज में आ रहा है, नियरेस्ट इनर्ट गैस के पास आ रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो मोनोन्यूक्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं दोनों कंसेप्ट को। सबसे पहले देखिए, आप बात करें FeCO5 की, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Z विच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर जो सेंट्रल मेटल एटम पे है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, मेटल कार्बोनिल में मेटल पे चार्ज होता है 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 5, तो 2 इंटू 5, 26 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, सो 26 प्लस 10 ये आ गया 36। इसका मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है, EAN रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 सेंट्रल एटम ही होगा और ये मोनोन्यूक्लियर होगा। ठीक है, so in FeCO5 only one central atom or ion is present and it follows EAN rule, so it is mononuclear. ठीक है, अब दूसरे कंसेप्ट से भी समझ लेते हैं कि FeCO5 मोनोन्यूक्लियर कैसे होता है। Further, based on the number of metal atoms present in a complex, they are classified into mononuclear, dinuclear, trinuclear and so on. जैसे कि मैंने कहा, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो नंबर ऑफ मेटल एटम प्रेजेंट होते हैं उसकी बेसिस पे कॉम्प्लेक्स को मोनोन्यूक्लियर, डाइन्यूक्लियर और ट्राइन्यूक्लियर कहा जाता है। जैसा कि आपको दिया गया कॉम्प्लेक्स है FeCO5, ये मोनोन्यूक्लियर होगा, CO2CO8 ये डाइन्यूक्लियर होगा क्योंकि इसमें 2 सेंट्रल एटम है, FeCO5 मोनोन्यूक्लियर है क्योंकि इसमें 1 सेंट्रल एटम है। इस तरह से हम सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 87, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 87, मैच द कॉलम से मैच द कॉलम के जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, जहां कॉलम 1 में डी ब्लॉक के आयंस दे रखे हैं और कॉलम 2 में उनके स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम का जिक्र, मैग्नेटिक मोमेंट्स का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो देखिए, मैच द मेटल आयंस गिवन इन कॉलम 1 with spin magnetic moments of the ions given in column 2 and assign the correct code. आपको मेटल आयन जो कॉलम 1 में दे रखे हैं उनको उनके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स जो कॉलम 2 में है उनसे मैच करना है और फिर करेक्ट कोड जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कॉलम 1 में आपके पास है कोबाल्ट +3, क्रोमियम +3, Fe+3 एंड निकल +2। कॉलम 2 में आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट्स दे रखे हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, √8 बोर मैग्नेटॉन, √35 बोर मैग्नेटॉन, √3 बोर मैग्नेटॉन, √24 बोर मैग्नेटॉन एंड √15 बोर मैग्नेटॉन। ए बी सी डी के रेस्पेक्ट में अगर बात करें अलग अलग ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फोर्थ फिफ्थ सेकंड फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन कह रहा है फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट सेकंड। अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। पहले समझते हैं वो आया कैसे।
जब हम बात करते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन, राइट। तो एन क्या है यहाँ पे हमारे पास, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो उस स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट है। वहां से हम आराम से म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बोर मैग्नेट्रॉन की टर्म्स में। सबसे पहला आयन है हमारे पास कोबाल्ट प्लस थ्री। तो कोबाल्ट प्लस थ्री की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0। 3p6 तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही हैं। हम सीधा 3d6 की कॉन्फ़िगरेशन अगर एक्सप्रेस करेंगे तो 3d6 कैसे लिखेंगे, पहले 5d ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर पेयरिंग हो जाएगी। तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 दिखेंगे। तो n हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट में n की वैल्यू 4 रखने पर क्या होगा, म्यू आ जाएगा अंडर रूट 4, 4 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 4 24। सो म्यू आपके पास आ जाएगा रूट 24 बोर मैग्नेटॉन। सो कोबाल्ट प्लस थ्री के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो होगा रूट 24 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बात करें क्रोमियम प्लस थ्री के लिए। क्रोमियम प्लस थ्री का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s0। अगेन 3p6 तक तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। 3d में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है 3। तो 5d ऑर्बिटल में से 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो n की वैल्यू आ गई 3। सो म्यू आ जाएगा अंडर रूट 3, 3 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, 3 प्लस 2 हो गया 5, 5 3 जा 15। सो अंडर रूट 15 बोर मैग्नेटॉन, ये आ गया क्रोमियम प्लस 3 का मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब एक बार बाकी आयंस जो दे रखे उनकी भी बात कर लेते हैं। थर्ड है हमारे पास Fe प्लस थ्री, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s0। 3d5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में आ जाएंगे। n हमारे पास हो जाएगा 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास 5। तो म्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट 5, 5 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, 5 प्लस 2 7, 7 5 35। तो म्यू आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 35 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब बात करें फोर्थ। फोर्थ हमारे पास है निकल प्लस टू। निकल प्लस टू की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s0। 3p6 तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। 3d8 हम कैसे लिखेंगे, 5 ऑर्बिटल्स हैं, पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे पास n हो जाएगा 2। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रह जाएंगे 2। जब n 2 है तो वैल्यू पुट करें म्यू वाले फॉर्मूले में, म्यू आ जाएगा अंडर रूट 2, 2 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 2 8। सो ये आ जाएगा अंडर रूट 8 बोर मैग्नेटॉन। और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन 1 में, हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 88 एक मॉडरेट क्वेश्चन है। हालांकि ये इस ईयर का ये डाउटफुल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आंसर करेक्ट दिखाए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 88 एक मॉडरेट क्वेश्चन है। अगर आपको ऑर्डर याद है तो इट्स एन इजी क्वेश्चन, अदरवाइज ये मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको बोल सकते हैं अगर आपको ऑर्डर नहीं भी पता है तो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और ये क्वेश्चन जो है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, जहां आर है एल्काइल ग्रुप। आपको बताना है माइनस आई इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या होगा, उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है NH2ORF इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, सेकंड है NR2ORF इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, थर्ड है NH2ORF इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर और फोर्थ है NR2ORF इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए ध्यान से, अब इसके आंसर की और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। क्यों है ऐसा, देखिए इसी वजह से आपको ये क्वेश्चन मॉडरेट की कैटेगरी में बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों आंसर करेक्ट हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। देखिए ध्यान से, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी किसी ग्रुप का किसी स्पीसीज का माइनस आई इफेक्ट अगर आप चेक कर रहे हैं तो उस सब्सटेंस की उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की बढ़ने पर उस स्पीसीज का एटम का जो माइनस आई इफेक्ट है वो बढ़ेगा, राइट। सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज एज फॉलोज। तो सब्स्टिट्यूएंट का माइनस आई इफेक्ट का करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, एफ सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद ओ आर, फिर उसके बाद NH2, ये भी करेक्ट है। F सबसे ज्यादा होगा, फिर OR, फिर NR2। तो F इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, देन O की, देन N की। तो ये ऑर्डर भी करेक्ट है और ये ऑर्डर भी करेक्ट है। एक आपको दे रखा है ऑप्शन 1 में, एक आपको दे रखा है ऑप्शन 2 में, दोनों ही सही हैं। हेंस ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। अगेन ये हालांकि इजी क्वेश्चन है लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इजी है, अदरवाइज हम इसको मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, which of the following carbocation is expected to be most stable।
आपको बताना है कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन की बात करें, फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए ध्यान से, चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड। ठीक है, अब पहले जरा समझते हैं कि चारों कार्बोकेटायन में क्या डिफरेंस है। चारों कार्बोकेटायन में आप देख सकते हैं नाइट्रो ग्रुप अटैच है और अलग अलग पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड को अरेंज किया गया है। ठीक है, पहले जरा समझते हैं नाइट्रो ग्रुप का अफेक्ट क्या होता है। देखिए, एक्सप्लेनेशन की बात करें, NO2 group exhibit minus I effect and it decreases with the increase in distance। पहली बात तो क्लियर हो गई कि NO2 ग्रुप जो है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और ये जो माइनस आई इफेक्ट है ये डिस्टेंस बढ़ने पर डिक्रीज होगा, यानी नजदीक जहां माइनस NO2 ग्रुप के सबसे नजदीक में जब होगा तो उस वहां पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, और जैसे जैसे NO2 ग्रुप की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वहां वहां इसका माइनस आई इफेक्ट कम होता जाएगा। Hence, in option 3, the positive charge is present on the carbon atom at maximum distance। अब देखिए NO2 ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 में सबसे नजदीक है NO2 ग्रुप के। NO2 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो पॉजिटिव चार्ज के सबसे नजदीक है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन हो गया, 2 और 4। 1 थोड़ा सा दूर है और 3 में सबसे दूर है। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना दूर होगा, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जितना दूर होगा उतना वो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगी, राइट। सो माइनस आई इफेक्ट रीचिंग टू इट इज मिनिमम एंड स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। जाहिर सी बात है जो थर्ड है उसमें NO2 का जो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है वो डिस्टेंस की वजह से सबसे कम है, और इसलिए थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी में ही अगर हम जो बात करें NO2 ग्रुप का एक और इफेक्ट अगर देखें कि NO2 ग्रुप जो है वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, फर्दर NO2 ग्रुप इज एन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है उसका मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे डिक्रीज कर देगा, राइट। तो अगर हम NO2 ग्रुप का पोजीशन देखें कि अगर NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है तो ऑर्थो और पैरा पे भी क्या होगा, कंपैरेटिवली उस पे एक्चुअली क्या होगा, NO2 ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब मेटा पे कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कम कर देगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो आपको इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा अगर आप इसके माइनस एम इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो आपके पास कार्बोकेटाइन गिवन है इस पे इसका मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेस स्टेबल ड्यू टू मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, और ये वाला सेकंड में क्या कहा गया, मोर स्टेबल ड्यू टू लेसर और वीकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। जहां पे आपके पास NO2 और पॉजिटिव चार्ज का मैक्सिमम डिस्टेंस है वहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट NO2 का नहीं लग पा रहा है। जबकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेस स्टेबल ड्यू टू मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि NO2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और उसकी वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज से वो दूर रहेगा उतना ही वो उसको स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखते देखते हम आ गए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हम कह सकते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स की बात की गई है, और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स आपको सीक्वेंस में बताना है कंपाउंड के अंदर क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इजी क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल आप आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है which of the following molecules represents the order of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right atoms। कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर लेफ्ट टू राइट जाने पर आएगा sp2 sp2 sp sp। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, आपके ऑप्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C CH, सेकंड ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, थर्ड ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और फोर्थ ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर करा दें, पहले इसका आंसर बता दें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब कंसेप्ट समझ लें, जहां पे कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, जहां कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड बनाता है वहां हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और जहां कार्बन 1 सिंगल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वहां हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। फर्स्ट आपको कहा गया sp2 यानी कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, सेकंड भी आपको हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन में कहा गया sp2 तो ये भी डबल बॉन्ड होना चाहिए, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे sp sp हाइब्रिडाइजेशन है मतलब वो ट्रिपल बॉन्डेड होने चाहिए। तो इस तरह से जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का सीक्वेंस है sp2 sp2 sp sp, उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल की करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगी,
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन 2 में, हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस किए, जिनमें हमने उन सभी क्वेश्चंस के आंसर, एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल और ये भी देखा कि वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेनेशन में उस क्वेश्चन के अंदर छुपे हुए कंसेप्ट को भी बताने की पूरी कोशिश की है, और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी यहाँ पे आपको बताया वो समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई है या आप किसी कंसेप्ट को फिर से समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, हम उस पे बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और आपने वीडियो एंड तक देख लिया है और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल पे जो भी नीट, जेई, 11-12 से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।